जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ इंडियन सीरीज के बारे में जिसका नाम है इसाकापट्टनम। दोस्तों, इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं। स्टोरी की शुरुआत भारती नाम की लड़की से होती है और वो किसी अपने का अंतिम संस्कार कर रही होती है और उसका इमोशनल एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि उसने किसी बहुत ही करीबी इंसान को खो दिया है। इसके बाद स्टोरी कुछ महीने पहले के इवेंट्स में चली जाती है। भारती एक सोशल वर्कर होती है जो कि हमेशा लोगों की मदद करना चाहती है। इसी वजह से वो एक कॉलेज में स्टूडेंट को लेक्चर दे रही थी और वो उन्हें समझा रही होती है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी सरंगपानी नाम का एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है और वो एक एनजीओ चलाया करता था और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो उससे डोनेशन मांगता है। अब भारती के पास कैश बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए वो अपनी गोल्ड चेन उतार कर डोनेशन के रूप में उसे दे देती है। सरंगपानी पहले मना करता है लेकिन भारती उसे इंसिस्ट करती है कि वो चेन रख ले और उसके कहने पर वो उसे रख लेता है। दूसरी तरफ शेखर नाम का एक आदमी नायडू का राइट हैंड होता है और नायडू का इलीगल माल नए सीआई सत्या ने सीज कर लिया होता है। इसीलिए शेखर कुछ लोगों के साथ सीआई सत्या से बात करने के लिए आता है, लेकिन सत्या सीधा कह देता है कि इस एरिया में इलीगल काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये सुनकर शेखर चुपचाप वहां से वापस चला जाता है और कुछ देर बाद सीआई सत्या एक प्रोस्टिट्यूट के साथ होता है और तभी शेखर का आदमी राजू वहां पर पहुंचता है और बहुत ही बेरहमी से उसका मर्डर कर देता है। अब मर्डर करने के बाद वो बॉडी को पैक करके एक जगह पर ले जाता है और वहां पर जला देता है। और यहीं से हमें समझ में आता है कि जो नायडू के खिलाफ होगा उसका यही अंजाम होगा। उसके बाद वहां पे नए सीआई वर्मा की एंट्री होती है और उसका पहला मिशन होता है कि सीआई सत्या के मर्डर का सच पता लगाना। वो सभी लोगों से पूछताछ करता है और धीरे धीरे उसे शक होता है कि इस पूरे केस के पीछे नायडू का हाथ ही है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नायडू का 15 साल पुराना पास्ट दिखाया जाता है। उस वक्त नायडू बिल्कुल आम आदमी था जो कि काम की तलाश में गांव आया था और तब गांव का सबसे ज्यादा पावरफुल और इज्जतदार इंसान चिन्ना था। वो हर जरूरतमंद की मदद किया करता था और बर्मा से आए हुए रेफ्यूजीज को वो काम दिलाता था। नायडू भी उसके पास नौकरी मांगने के लिए जाता है और चिन्ना उससे कहता है कि अभी परमानेंट काम नहीं है, पहले तुम टेम्पल फेस्टिवल के अरेंजमेंट में मदद करो और बाद में मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। अब इसी गांव में पोटा नाम का एक आदमी था जो कि चिन्ना की पोजीशन हासिल करना चाहता था और वो अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स खेलता रहता था। वो हमेशा चिन्ना को हटाने की ही प्लानिंग करता रहता था, लेकिन हर बार उसका प्लान फेल हो जाता था। लेकिन चिन्ना इन बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता था और वो हमेशा लोगों की मदद में ही जुटा रहता था। एक दिन पोत्ता अपने असिस्टेंट मोजेस के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है और तभी नायडू वहां पर आ जाता है और कहता है कि अगर पोत्ता चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन पोत्ता और मोजेस उसका मजाक उड़ाकर उसे वहां से भगा देते हैं। उसके बाद नायडू फेस्टिवल के अरेंजमेंट में पूरी तरह मेहनत करता है और चिन्ना उसकी मेहनत देखकर उससे वादा करता है कि वो जल्दी उसे परमानेंट जॉब दिलाएगा। और फेस्टिवल के दिन चिन्ना सबसे पहले मंदिर में पूजा कर रहा होता है और तभी अचानक नायडू हाथ में एक हथियार लिए उसके सामने आ जाता है और वो चिन्ना पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। और सब लोग जब ये देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब मर्डर के तुरंत बाद नायडू पोता के पास जाकर कहता है कि जब उसने पार्टनरशिप ऑफर की थी तब उसने उसे मना कर दिया था और अब उसने चिन्ना को हटाकर उसकी जगह ले ली है, इसीलिए वो उसे दोबारा से पार्टनरशिप ऑफर करता है। इस बार पोता मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। इसके बाद नायडू कोट्टाया नाम के एक बुजुर्ग और समझदार आदमी को भी अपने साथ जोड़ लेता है और कोट्टाया उसका एडवाइजर बन जाता है और धीरे धीरे नायडू पूरे गांव को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब कुछ समय के बाद नायडू पोता को एक छोटा सा एरिया संभालने के लिए देता है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा कमीशन मांगता है। जब पोता इतना पैसा देने से उसे इनकार करता है तो नायडू उसे जान से मारने की धमकी देता है। सिर्फ कोटा यानी ऐसा इंसान था जिसकी नायडू सच में रिस्पेक्ट करता था और सारे बड़े फैसलों में वो उसी से सलाह लेता था और बाकी वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। अब इधर भारती को लेने के लिए सूर्य आता है जो कि उसके यहाँ काम करता है और भारती पहले उसकी कार में बैठने से मना करती है, लेकिन सूर्या के कहने पर वो मान जाती है। जब उनके बीच कॉन्वर्जेशन होती है तो पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और घर पहुंचने पर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि भारती असल में किसी और की नहीं बल्कि नायडू की बेटी है। नायडू उसे गोल्ड चेन को डोनेट करने के लिए डांटता है, लेकिन कोट्टाया उसे समझाता है कि भारती के अच्छे काम की वजह से नायडू की बुरी इमेज भी सुधर रही है। अब ये बात सुनकर नायडू शांत हो जाता है और भारती को अपनी मर्जी से सोशल वर्क करने के लिए कहता है। इसके बाद पेथाना नाम के एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसका छोटा भाई था। पेथाना अपने भाई से कहता है कि इस एरिया का काउंसलर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, इसलिए शायद उसे इलेक्शन खुद लड़कर काउंसलर बनना पड़ेगा। उस वक्त सूर्या पोता के पास नायडू के कमीशन का पैसा लेने पहुंचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो उसे वार्निंग देता है कि जल्दी से पैसे का इंतजाम कर
वरना तेरी मौत पक्की है। अब इधर सरंगपाणी को पता चलता है कि जिस लड़की ने एनजीओ के लिए गोल्ड चेन डोनेट की थी वो दरअसल नायडू की बेटी है, और डर के मारे वो चेन वापस करने के लिए जाता है। लेकिन भारती उससे कहती है कि उसके पिता कभी उसके सोशल वर्क के बीच नहीं आएंगे और वो आगे भी एनजीओ की पूरी मदद करती रहेगी। ये जो बात होती है ये सीआई वर्मा अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जान लेता है। उसके बाद आदित्य नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और पड़ोस के एरिया का वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। होता उससे मिलकर नायडू के खिलाफ अलायंस बनाना चाहता है और वो आदित्य को समझाता है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो नायडू को हटाकर उसकी कुर्सी हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ नायडू कोर्ट पर बड़े बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा होता है और वो साफ कह देता है कि जो भी उसके एरिया में बिजनेस करेगा उसे 20% कमीशन देना ही पड़ेगा। अब सब लोग मजबूरी में उसे वो कमीशन देते हैं। इधर कोत्ता छुपकर आदित्य को सपोर्ट करने का वादा करता है और कहता है कि सही वक्त आने पर वो नायडू को खत्म कर देंगे। इसी दौरान हमें पता चलता है कि पहले वाले सीआई सत्या ने नायडू का इलीगल माल पकड़ लिया था, इसी वजह से उसका मर्डर करवाया गया था। लेकिन नया सीआई वर्मा इन्वेस्टिगेशन करते करते ये सारे कनेक्शंस को समझने लगता है और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत नायडू के फैमिली के पास्ट से होती है और उसकी वाइफ और बेटी दोनों ही उससे नफरत करती थी। वाइफ बेटी को जायंट व्हील पर ले जाती है और ऊपर पहुंचकर बेटी कहती है कि इतनी हाइट से सब लोग कितने छोटे दिखते हैं। तब उसकी माँ कहती है कि ऊपर से देखने पर बड़े से बड़ा इंसान भी छोटा लगता है और इसी तरह इंसान के दिल का डर भी खत्म हो जाता है। असल में वो अपने हस्बैंड नायडू की तरफ इशारा कर रही होती है क्योंकि वो उसके इलीगल कामों के बारे में ज्यादा जानती थी। अब उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और प्रेजेंट में भारती अक्सर अपनी माँ की फोटो देखकर उसे याद करती रहती है। किसी बीच एरिया का एमएलए मीडिया के सामने सीआई सत्या के मर्डर की निंदा करता है और कहता है कि जो भी कातिल होगा वो उसे पकड़ कर रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठता है उसे पता चलता है कि उसके साथ वही राजू बैठा है जिसने सीआई सत्या का मर्डर किया था। इससे क्लियर हो जाता है कि एमएलए भी नायडू का ही आदमी है। उधर सरंगपाणी के एनजीओ में भारती लगातार लोगों की मदद कर रही होती है और वहीं पिथाना के ऑटो स्टैंड पर एक झगड़ा हो जाता है। वो किसी और का सपोर्ट करते हुए लड़ पड़ता है और उसके हाथ में एक हल्की सी चोट लग जाती है। उसे पता होता है कि उसकी वाइफ अम्मा जी को उसका लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो घर आते वक्त परेशान ही रहता है। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही अम्मा जी को सब पता चल चुका होता है और वो उसका इंतजार गुस्से में कर रही थी। अब गुस्से में होने के बाद भी वो उसका पूरा ख्याल रखती है। जब चिन्नी खाना ढूंढ रहा होता है तो अम्मा जी खुद चुपचाप करी ला कर देती है ताकि उसके हस्बैंड को दिक्कत ना हो। अब रात को वो घाव पर दवा भी लगाती है और इमोशनल होकर कहती है कि तुम्हारे पास मैं और तुम्हारा भाई हैं और फिर भी तुम बेकार के झगड़े में क्यों पड़ते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि गुस्सा एक अलग बात है, लेकिन अम्मा जी अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो चाहती है कि उसका हस्बैंड हमेशा सेफ रहे। अब इसके बाद उस एरिया के काउंसलर की एंट्री होती है। कृष्णा उसके पास कंप्लेन लेटर लेकर आता है और पूरे एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिक्वेस्ट करता है। काउंसलर कहता है कि तुम हमेशा कंप्लेन लेकर आ जाते हो और मैं भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से गवर्नमेंट फंड आता ही नहीं है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसी बीच नया सीआई वर्मा काउंसलर के कुछ लोगों को लॉकअप में डाल देता है और काउंसलर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पिथना भी उसके साथ चला जाता है। वहां सीआई वर्मा उन लोगों के साथ पूछताछ कर रहा होता है और पिथना को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि छोटे लोगों को डराने से क्या फायदा, हिम्मत है तो असली बड़े लोगों से सवाल पूछो। ये सुनकर काउंसलर उसे चुप करवाता है और बाहर भेज देता है। और बाद में जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो काउंसलर उसे समझाता है कि हर बात पर गुस्सा मत किया करो, मैं तुम्हारे और पूरे गांव की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ नायडू अपनी गैस एजेंसी को इंस्पेक्ट करने पहुंचता है और वहां उसे बीड़ी की स्मेल आ रही होती है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसका एक आदमी गैस सिलेंडर के पास बीड़ी पी रहा है और ये देखकर नायडू गुस्सा आता है और वो उसकी बुरी तरह पिटाई करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर सिलेंडर के पास ब्लास्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि नायडू चाहे कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन बिजनेस में वो किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। उधर पोता आदित्य को नायडू के खिलाफ खड़ा करने की पूरी कोशिश करता है और आदित्य को अभी भी थोड़ा डर लग रहा होता है क्योंकि ये उसके लिए एक नया एरिया है और नायडू बहुत ही पावरफुल आदमी है। तब पोता उसे दिखाता है कि नायडू के सपोर्टर्स से कहीं ज्यादा उसके दुश्मन हैं और बहुत सारे लोग आदित्य का इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो वहां आकर नायडू का सामना करे। अब इतने लोगों का सपोर्ट देखकर आदित्य का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी दौरान पिथन्ना काम पर जाने लगता है तो अम्मा जी उससे कहती है कि कभी मुझे भी बाहर घुमाने ले चलो। अभी सुनकर पिथन्ना खुशी से मान जाता है
और वो दोनों साथ में अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ भारती और सूर्या भी एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में होते हैं। उस दिन चिन्नी के स्कूल में रात को मूवी दिखाने का प्रोग्राम होता है और चिन्नी अम्मा जी से परमिशन लेकर वहां पर चला जाता है और स्कूल के ग्राउंड में बड़ा स्क्रीन लगाया जाता है और बहुत सारे बच्चे मिलकर वहां पर मूवी देख रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वहां पर एक जबरदस्त सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि कई बच्चे वहीं पर मारे जाते हैं और कुछ बच्चे वहीं पर बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। बाद में पता चलता है कि जिस सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ है वो दरअसल नायडू की एजेंसी का था, इसीलिए पूरा गांव सीधा नायडू को ही जिम्मेदार मानने लगता है। अब ब्लास्ट की खबर मिलते ही सब पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं और अम्मा जी भी घबरा कर पेथन्ना को फोन करती है और पेथन्ना दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचता है। भारती भी एनजीओ वॉलंटियर्स के साथ रेस्क्यू वर्क करने के लिए जाती है, लेकिन गांव वाले उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि ये सब उसके बाप नायडू की वजह से हुआ था। हॉस्पिटल और ब्लास्ट साइट पर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कई बच्चे वहीं पे मर चुके होते हैं और कई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। नायडू भी दूर से ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि इस ब्लास्ट में उसका कोई भी हाथ नहीं है। वो समझ जाता है किसी ने जानबूझकर उसके साथ ये किया है। इसी वक्त पुलिस उसे बताती है कि पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो डिमांड कर रही है उसे अरेस्ट करने के लिए। अब नायडू पुलिस को याद दिलाता है कि वो उन्हें पैसे किस लिए देता है। वो कहता है कि किसी भी तरह इस सिचुएशन को संभालो और सबको ये समझाओ कि उसका इस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस ऑफिसर फिलहाल मान लेता है और वहां से चला जाता है। इधर सबसे बड़ा झटका पेथन्ना के परिवार को लगता है क्योंकि उसका छोटा भाई चिन्नी ब्लास्ट में बुरी तरह इंजर्ड हो गया था और उसका एक हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया था। ये देखकर पेथन्ना और अम्मा जी दोनों टूट जाते हैं और इसी इमोशनल नोट पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत पुलिस के मीडिया स्टेटमेंट से होती है। पब्लिक और मीडिया दोनों ही नायडू को ब्लास्ट का जिम्मेदार बता रहे होते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर मीडिया के सामने कहता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और बिना प्रूफ के वो नायडू को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके बाद भारतीय मीडिया से बात करने के लिए आती है, लेकिन गुस्से से भरे हुए लोग उसे बोलने ही नहीं देते और कहते हैं कि उसके बाप की वजह से ही ये हुआ है। तब सरंगपानी बीच में आकर सबको शांत कराता है और वो कहता है कि भारतीय एनजीओ के थ्रू हमेशा लोगों की मदद करती आई है, इसीलिए उसके पिता की गुनाहों की सजा उसे मत दो। अब सब लोग उसकी बात सुनकर शांत हो जाते हैं और भारती प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो असली गुनहगार को सजा जरूर दिलवा कर रहेगी। अब ये बात नायडू भी सुन लेता है और अपनी ही बेटी को अपने खिलाफ बोलते हुए देखकर वो गुस्से में आ जाता है। इधर सीआई वर्मा ब्लास्ट साइट पर साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और वो हर एंगल से एनालाइज कर रहा होता है कि सिलेंडर वहां कैसे लाया गया और ब्लास्ट का प्लान कैसे किया गया। इसी दौरान उसकी नजर कुछ लड़कों पर पड़ती है और उसे देखते ही वो लड़के वहां से भागने लगते हैं। अब वर्मा उनका पीछा करता है और आखिरकार वो सबको पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाकर उनकी पिटाई करता है और पूछताछ करता है। कुछ देर बाद वो लड़के उसे सच बताते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं वो हमें सुनाया नहीं जाता। इधर भारतीय ब्लास्ट के बाद लगातार एनजीओ के साथ इंजर्ड लोगों की मदद कर रही होती है और वो इतना ज्यादा मदद में लीन होती है कि वो घर तक नहीं जाती। सरंगपानी उससे कहता है कि तुम बहुत थक चुकी हो, तुम घर चली जाओ और बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन भारती उसे मना कर देती है और कहती है कि जब तक सब लोगों की मदद नहीं हो जाती वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। अब इसी बीच नायडू, कोटाया, एमएलए और शेखर एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं और ये चारों कैरेक्टर स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। नायडू गुस्से में कहता है कि उसने ये ब्लास्ट नहीं करवाया, बल्कि किसी ने उसकी एजेंसी के सिलेंडर का इस्तेमाल किया उसे फंसाने के लिए और असली मास्टरमाइंड को वो जल्दी ढूंढ लेगा। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर पेथन्ना को बता देते हैं कि चिन्नी का हाथ दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता और इस सुनकर पेथन्ना काफी ज्यादा टूट जाता है। तब भारती वहां पर आती है और वो उससे कहती है कि वो उनके साथ है और वो इंसाफ की लड़ाई जरूर लड़ेगी। इसके बाद पेथन्ना बहुत सारे लोगों को लेकर नायडू के घर के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर देता है और नायडू इस प्रोटेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन शेखर को पता चल जाता है कि भारती भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली है। वो तुरंत नायडू को ये बात बताता है तो नायडू अपनी बेटी पर गुस्सा हो जाता है और उसके बाद भारती प्रोटेस्ट में आकर पब्लिक के साथ खड़ी हो जाती है और उसकी मांग ये होती है कि अगर नायडू दोषी निकला तो सजा उसे मिलनी चाहिए। इसी वक्त सीआई वर्मा प्रोटेस्ट के बीच पहुंचकर सबको रोकता है और वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन से साफ हो चुका है कि नायडू का इस ब्लास्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सुनकर पेथन्ना उस पर इल्जाम लगाता है कि वो नायडू के पैसों पर चल रहा है और वर्मा ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि सच्चाई यही है कि असली गुनहगार कोई और है और इस बात का उसके पास पूरा प्रूफ भी है, लेकिन लोग उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होते। इसीलिए पुलिस वहां पर लाठी चार्ज कर देती है और पेथन्ना समेत सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सूर्य भारती को जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करता है,
क्योंकि उसे डर था कि नायडू को पता चला तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। लेकिन भारती गुस्से में सूर्या को थप्पड़ मार देती है और प्रोटेस्ट से हटने से उसे मना कर देती है। बाद में कोटाया अपने बेटे शेखर को भारती को समझाने के लिए भेजता है और शेखर भारती को समझाता है कि उसके एक्शन से नायडू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। लेकिन भारती साफ कह देती है कि अगर उसके पिता गलत है तो वो उनके खिलाफ भी आवाज उठाएगी। उसके बाद सीआई वर्मा उन लड़कों का कन्फेशन सामने लाता है जिन्हें उसने पकड़ा था। असल में वो कुछ लोग नायडू से नफरत करते थे और नायडू को बदनाम करने के लिए उन्होंने ही गैस सिलेंडर ब्लास्ट करा था। उनका इरादा सिर्फ नायडू को परेशान करना था, लेकिन उनके प्लानिंग में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से मासूम बच्चों की जान चली गई। वर्मा फिलहाल ये बात सिर्फ पेथन्ना को बताता है और पब्लिक से छुपा लेता है ताकि असली मास्टरमाइंड अलर्ट ना हो। और नायडू और उसके लोगों को भी नहीं पता था कि ब्लास्ट के पीछे कौन है। अब नायडू का शक पोता पर जाने लगता है कि कुछ दिन पहले ही कमीशन को लेकर उन दोनों की बहस हुई थी। उसके बाद उसे यह भी पता चलता है कि पोता और आदित्य मिलकर उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। अब एमएलए भी नायडू को वार्निंग देता है कि दुश्मन धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और दूसरी तरफ शेखर अपने भरोसेमंद काउंसलर के सामने अपना असली प्लान बताता है। वो कहता है कि वो जिंदगी भर अपने पिता की तरह नायडू का आदमी बनकर नहीं रहना चाहता और एक दिन नायडू को खत्म करके वो उसकी कुर्सी पर बैठना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने भारती से शादी करने का सपना भी बना लिया होता है और काउंसलर से वो बदले में पॉलिटिकल सपोर्ट मांगता है। अब ये सुनकर काउंसलर उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर भारती की तरफ से एक लॉयर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को वो बाहर निकलवा देता है। भारती पेथन्ना को हिम्मत देती है और कहती है कि वो उसके साथ खड़ी है, लेकिन पेथन्ना बिना कुछ कहे सीधा काउंसलर के पास पहुंच जाता है। उससे में उसकी शर्ट पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने वक्त पर एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होती तो शायद ये ब्लास्ट कभी होता ही नहीं। वो ये भी कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा और तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। इधर सूर्या भी गुस्से में होता है क्योंकि प्रोटेस्ट के टाइम भारती ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था और भारती उससे पूछती है क्या मैंने थप्पड़ मारा था इसीलिए मुझसे तुम नाराज हो। तो सूर्या कहता है कि थप्पड़ की बात नहीं है, असली प्रॉब्लम ये है कि उनका प्यार ही सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। अगर भारती ऐसे ही नायडू के खिलाफ खड़ी रही तो उनके रिलेशनशिप का सच नायडू को पता चल जाएगा और वो बिना सोचे समझे सूर्या को मार देगा। दूसरी तरफ बोथा आदित्य से मिलने के लिए आता है और वो उसे वहां पर शाबाशी देता है, लेकिन आदित्य ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि नायडू को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ब्लास्ट बोथा ने करवाया होगा, लेकिन बोथा साफ उसे इनकार कर देता है और कहता है कि इसमें उसका हाथ नहीं है। अब दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ना आदित्य और ना बोथा जिम्मेदार हैं तो असल में मास्टरमाइंड है कौन। इसी बीच कोताया वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर बोथा और उसका असिस्टेंट चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। कोताया आदित्य को बताता है कि नायडू ने उसे डिनर के लिए बुलाया है। अब आदित्य नायडू के घर पहुंचता है और नायडू भारती को खुद खाना सर्व करने के लिए कहता है। जब भारती पास आती है तो आदित्य उसे बुरी नजर से घूरने लगता है कि वो दरअसल उसे पसंद करता था। जब नायडू ये सब नोटिस करता है तो वो अचानक से आदित्य के सामने प्रपोजल रख देता है कि क्या वो भारती से शादी करके उसका दामाद बनेगा। ये सुन के आदित्य एकदम शॉक हो जाता है और वो सोचने के लिए वक्त मांगता है और नायडू कहता है कि आराम से सोचकर फैसला ले लेना। जब भारती ये सुनती है तो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता और वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है। अब डिनर के बाद नायडू अपने लोगों को आदित्य को सेफली घर छोड़ने के लिए भेजता है और रास्ते में अचानक कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। इस हमले में आदित्य का ड्राइवर मर जाता है, लेकिन शेखर और उसके आदमी मिलकर आदित्य की जान बचा लेते हैं और उसे वापस नायडू के घर ले आते हैं। इधर भारती अपनी नापसंद कोट्टाया को बताती है और कोट्टाया भी मानता है कि नायडू का फैसला गलत है, लेकिन नायडू साफ कह देता है कि उसने जो फैसला किया है वो फाइनल है। अब अटैक के बारे में सोचते हुए नायडू जानने की कोशिश करता है कि इसके पीछे आखिर कौन हो सकता है। अब आदित्य बोलता है कि उसे लगता है कि बोथा ही इसके पीछे होगा, पर वो कन्फेस करता है कि पहले उसने बोथा के साथ मिलकर नायडू के खिलाफ प्लानिंग की थी, लेकिन अब वो नायडू का साथ देगा क्योंकि वो उसका दामाद बनने के लिए तैयार है। अब नायडू ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन भारती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी के साथ तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और पता चलता है कि नायडू पहले से ही बहुत सारे क्राइम्स करता आया है। एक दिन वो खून से रंगे कपड़ों के साथ घर आता है और उसकी वाइफ पूछती है कि आज वो क्या करके आया है, लेकिन नायडू उसे धमकाता है कि अगर उसने दोबारा ये सवाल किया तो वो उसकी बेटी और उसे दोनों को मार देगा। अब छोटी सी भारती ये सब देख रही होती है और तभी उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत भर जाती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पेथन्ना की वाइफ उसे समझाती है कि काउंसलर का कॉलर पकड़ना ठीक नहीं था क्योंकि वो ऐसा आदमी है जो कि बदला जरूर लेगा। पेथन्ना कहता है कि अगर वो बदला लेगा तो वो सब कुछ संभाल लेगा। तभी वहां पर उसका ससुर आता है और वो पेथन्ना को डांटने लगता है।
और ये सुनकर प्रधन्ना गुस्से में वहां से निकल जाता है और उसकी जो वाइफ होती है वो उसके पिता से नाराज हो जाती है। इधर आदित्य की आदत बिल्कुल भी नहीं बदली होती। उसकी भारती से शादी होने वाली होती है, लेकिन फिर भी वो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। इसी बीच सरन कपानी भारती से मिलने के लिए आता है और कहता है कि अगर शादी के बाद कभी भी मदद चाहिए तो बिना झिझक के उसके पास वो आ सकती है। शेखर भी वहां पर भारती से मिलने के लिए आता है और कहता है कि उसने अपने पिता के थ्रू शादी रोकने की कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब भारती उदास होकर कहती है कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। इसी वक्त नायडू कोटाया को बोथा को खत्म करने का ऑर्डर देता है और कोटाया बताता है कि बोथा कहाँ पर छुपा है किसी को नहीं पता। तब नायडू एक नई चाल चलता है। वो काउंसलर इलेक्शन की लिस्ट में बोथा के आदमियों का नाम हटा देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जब बोथा के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो वो बहुत ही आराम से बाहर आ जाएगा। अब बोथा अपने हाइड आउट में असिस्टेंट मोजेस के साथ छुपा होता है और मोजेस उसका मजाक उड़ाता है और बोथा गुस्से में बाहर जाता है। तभी इलेक्शन कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस होते हैं और एरिया का करंट काउंसलर दुआ कर रहा होता है कि उसका नाम भी इस लिस्ट में हो। लेकिन जब उसका नाम अनाउंस होता है तो वो खुशी से झूम उठता है और समझ जाता है कि शेखर ने उसके लिए सब सेट कर दिया है। शेखर उसे समझाता है कि उसने इस बार बहुत मुश्किल से उसे टिकट दिलाया है, इसीलिए काम भी वैसा ही करना पड़ेगा, तभी अगले इलेक्शन में उसे मौका मिलेगा। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और भारती की दादी उसे तैयार करते वक्त रो पड़ती है और वो कहती है कि ना वो उसकी माँ के लिए कुछ कर पाई और ना वो उसके लिए कुछ कर पा रही है। अब भारती उसे संभालती है और कहती है कि खुद को दोष मत दीजिए। जब भारती दुल्हन बनकर स्टेज की तरफ चल रही होती है तब सूर्या उसे देखकर टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद भारती ने अपनी मर्जी से ये शादी के लिए हाँ करी है, इसीलिए दुखी होकर वो वहां से जाने लगता है। इसी दौरान कोटाया नायडू को सिग्नल देता है कि सब उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है और वो कहता है कि आखिरकार चूहा बिल से बाहर आ ही गया। इधर बोथा को अपने लोगों से खबर मिलती है कि उनको कोई भी टिकट नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो छुपे रहने का फैसला करता है। तभी सीआई वर्मा को बोथा की लोकेशन का पता चल जाता है। आदित्य पहले से ही कंप्लेंट दे चुका होता है कि बोथा ने उस पर अटैक करवाया था, इसीलिए वर्मा रेड करके बोथा को अरेस्ट कर लेता है। अब नायडू का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और इलेक्शन में बोथा के किसी भी आदमी को मौका नहीं मिलता। इधर भारती की शादी उसकी मर्जी के बिना आदित्य से हो रही होती है और सूर्या इससे बहुत ज्यादा रोता है। उसका छोटा भाई राजू उसे समझाता है कि जो हो गया सो हो गया। इधर काउंसलर और उसका भाई प्रधन्ना के घर आकर उसे चैलेंज करते हैं कि वो इलेक्शन जीत नहीं सकता और ये सुनकर प्रधन्ना गुस्से में बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे रोक लेती है। इधर सूर्या का दर्द देखकर राजू उसे एक रेड लाइट एरिया में ले जाता है, लेकिन जब एक लड़की उसके पास आती है तो सूर्या को भारती की याद आती है, इसीलिए वो तुरंत वहां से निकल जाता है। इसके बाद नायडू मोजेस को बुलाता है और असली सच उसे बताता है। वो कहता है कि आदित्य पर बोथा ने अटैक नहीं करवाया था, बल्कि उसने खुद ड्रामा रच कर यह अटैक करवाया था ताकि सबको लगे कि बोथा ही इसका जिम्मेदार है, और इसी चाल की वजह से बोथा जेल में पहुंच गया। अब नायडू चाहता है कि बोथा के जितने भी लोग हैं वो सब कैंप में आ जाएं और मोजेस को ये जिम्मेदारी देता है और मोजेस भी उसकी बात मानने लगता है। इधर शादी की पहली रात जब भारती कमरे में आती है तो आदित्य को बताना चाहती है कि वो पहले किसी और से प्यार करती थी, लेकिन आदित्य उसके बात सुने बिना ही उसे इग्नोर कर देता है और जबरदस्ती उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है। अब ये देखकर भारती अंदर से टूट जाती है और बहुत ही गहरे सदमे में चली जाती है। उसके बाद वो गुस्से और दर्द के साथ आईने में खुद को देखती रहती है और उसे देखकर लगता है कि वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। इधर नायडू को एक फोन कॉल आता है और कोई उसे शॉकिंग खबर सुनाता है और वो अपने आदमियों को लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ता है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि भारती ने अपने पति आदित्य को मार दिया है। अब नायडू को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से से भर जाता है और भारती को डांटने लगता है। तब भारती में गुस्से में बोलती है कि जब आपको कोई पसंद नहीं आता तो आप भी उसे खत्म कर देते हो, और मैं भी आपकी ही बेटी हूँ इसीलिए मैंने भी ऐसा ही किया। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि नायडू की वाइफ उसके गलत कामों का हमेशा विरोध किया करती थी और एक दिन गुस्से में नायडू ने उसे जिंदा जला दिया था। ये सब भारती और उसकी दादी ने देखा था और वो पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन नायडू को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। अब प्रेजेंट में भारती की बात इसी इंसिडेंट की तरफ इशारा कर रही थी। दूसरी तरफ आदित्य की डेथ के बाद हर जगह उसके पोस्टर्स लग चुके होते हैं और पूरे एरिया में हंगामा चल रहा होता है। इसी बीच पेदन्ना अपने छोटे भाई की ट्रीटमेंट के लिए उसे ले जा रहा होता है और तभी नायडू के लोग उन्हें परेशान करने लगते हैं।
तब सीआई वर्मा वहां पर पहुंचकर सबको डांटता है और पूरी फैमिली से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब सच जानने के बाद वो उन्हें वहां से भेज देता है। पुलिस स्टेशन में सूरी मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लेकर सरेंडर कर चुका होता है और सीआई वर्मा को ये यकीन होता है कि असली किलर भारती है और सूरी सिर्फ उसे बचाने के लिए अपने ऊपर ब्लेम ले रहा है। वो बार बार उससे पूछता है कि सच बताओ, लेकिन सूरी हर बार वही कहता है कि मर्डर उसने ही किया है। उसके बाद हमें असली इंसिडेंट दिखाया जाता है जब नायडू भारती को मारने के लिए हाथ उठाता है और तब सूरी उसका हाथ पकड़ लेता है। इससे नायडू और भी गुस्से में आ जाता है। तो सूरी बोलता है कि अगर भारती को बचाना है तो वो उसकी जगह जेल चला जाएगा। अब नायडू भी तुरंत मान जाता है और इसी तरह सूरी भारती की जगह पर जेल पहुंच जाता है। इधर भारती सरंगपानी के एनजीओ में मदद कर रही होती है और एनजीओ से जुड़ा एक केस चल रहा होता है जिसे इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी शेखर को दी जाती है। शेखर कहता है कि वो इस केस को सॉल्व कर देगा, लेकिन भारती उसे मना कर देती है। वो कहती है कि इस केस को जल्दी खत्म नहीं करना है, बल्कि जितना हो सके उतना लंबा इसे खींचना है, क्योंकि उसका असली मकसद एनजीओ को अपने कंट्रोल में लेना है। अब ये सुनकर शेखर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सीआई वर्मा अपने सीनियर ऑफिसर्स से मिलकर कहता है कि आदित्य के मर्डर के पीछे भारती और नायडू दोनों हो सकते हैं और हमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन उसका सीनियर खुद नायडू से पैसे खाकर बैठा होता है, इसीलिए वो उसे केस बंद करने के लिए कहता है। इधर जेल में सूरी खाने ही वाला होता है कि वहां पर बोथा नाम का आदमी उससे मिलने आता है। उसका प्लान होता है कि वो सूरी को अपनी साइड ले आए और उसे पता था कि सूरी भारती से प्यार करता है। वो समझाता है कि नायडू कभी उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए उसके साथ मिलकर वो नायडू के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन सूरी उसकी बात को मना कर देता है। इधर भारती सरंगपानी के पास जाकर कहती है कि एनजीओ में वो भी पार्टनर बनेगी और उसकी माँ के नाम पे ये एनजीओ रजिस्टर किया जाएगा। इससे लीगल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और लोग उससे डरते भी रहेंगे। अब सरंगपानी पहले हेजिटेट करता है, लेकिन अंत में वो भारती की बात मान जाता है। अब अंदर ही अंदर उसे लगता है कि भारती उनकी मदद नहीं कर रही, बल्कि वो पूरा एनजीओ अपने अंडर लेना चाहती है। इधर कोट्टाया जेल में सूरी से मिलकर उससे सीधा पूछ लेता है कि वो भारती से प्यार करता है या नहीं। उसने ये बात इसीलिए समझ ली क्योंकि सूरी उसे सच बोलता है और कहता है कि भारती और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी उस दरिंदे से करा दी थी। अब कोट्टाया भरोसा दिलाता है कि वो नायडू से इस बारे में बात करेगा। जब वो नायडू को ये बताता है तो सच जानकर नायडू गुस्से से पागल हो जाता है और कोट्टायर को इशारा देता है कि सूरी के साथ क्या करना है। इधर आदित्य का अंतिम संस्कार चल रहा होता है और पुलिस वहां पर मौजूद होती है। सीआई वर्मा फिर से एविडेंस ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। इधर सूरी का छोटा भाई राजू अपने लोगों के साथ सरनकपानी के एनजीओ में हंगामा करता है और भारती को जब इस बात का पता चलता है तो शेखर को भेजकर सिचुएशन को कंट्रोल करने को कहती है। तभी सीआई वर्मा वहां पर भी आ जाता है, लेकिन वो लोग उसे चैलेंज करते हैं कि बिना एविडेंस वो कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नायडू के लोग सूरी पर जेल में हमला कर चुके होते हैं और सूरी अकेला ही सबसे लड़ने लगता है, लेकिन एक आदमी उसे चाकू से घायल कर देता है। तभी अचानक बोथा और उसके जेल वाले लोग वहां पर आ जाते हैं जो कि उसे बचा लेते हैं और जो अटैक करने वाले लोग होते हैं वो वहां से भाग निकलते हैं। ये देखकर सूरी बोथा का शुक्रिया अदा करता है और बोथा उससे कहता है कि अगर उसे भारती को पाना है तो नायडू को खत्म करना होगा। अब ये जो बात होती है वो सूरी के दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद भारती फिर से सरंगपानी से मिलने के लिए जाती है और वो कहती है कि एनजीओ का नाम बदलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले की तरह ही रहने दो। इधर राजू वहां पर आकर भारती से लड़ने लगता है पर वो गुस्से में कहता है कि उसका भाई जेल में है और भारती उसे बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। अब भारती शांत होकर उसे समझाती है कि सूर्य अपनी मर्जी से जेल गया है और उससे खुद मिलकर वो उसे सब कुछ समझा देगी। उसके बाद भारती सूरी से मिलने के लिए जेल में जाती है और वो कहती है कि उसने कोट्टाया को उनके प्यार के बारे में क्यों बताया। उसके बाद भारती कन्फेस करती है कि उसने आदित्य को सिर्फ इसीलिए मारा ताकि वो और सूरी एक साथ हो सके। वो यकीन दिलाती है कि वो सूरी को जेल से बाहर निकाल के रहेगी। इधर नायडू हर दुकान से हफ्ता वसूल करता रहता है। उसके बाद राजू मार्केट में पहुंचता है और वो कहता है कि अब से इस एरिया का असली राउडी वो है, इसीलिए सब लोग उसे हफ्ता दे दें। अब दुकानदार डर के उसे पैसे देने लगते हैं और आखिर में राजू पेदन्ना के पास पहुंचता है और उससे हफ्ता मांगता है। पेदन्ना उसे कहता है कि वो 2 दिन बाद पैसे दे देगा, लेकिन राजू उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है और पेदन्ना का सब्र धीरे धीरे टूटने लगता है। पेदन्ना बहुत देर तक बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर उसका सब्र टूट जाता है और वो राजू को जोर से पीटना शुरू कर देता है। उसके बाद वो राजू को बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसे जिंदा जला देता है और ये देखकर आसपास खड़े लोग सभी लोग शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि राजू को जलाने के बाद जब अम्मा जी को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसके पति ने ये क्राइम कर दिया था। उधर सीआई वर्मा को भी इस अटैक की खबर मिलती है
और वो हॉस्पिटल जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि ये सब किसने किया, लेकिन राजू बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता। तब भारती बीच में आकर उससे कहती है कि राजू के साथ किसी ने कुछ नहीं किया है, इसीलिए पुलिस को वहां से चले जाना चाहिए। असल में वो जानबूझकर पेदन्ना का नाम छुपा लेती है, पर कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से सीआई वर्मा भी वहां से लौट जाता है। इधर सरन गोपानी भारती से कहता है कि एनजीओ जब तक उसके कंट्रोल में था तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब भारती पार्टनर बनी है तब से रोज नए झगड़े शुरू हो गए हैं, इसीलिए वो चाहता है कि भारती एनजीओ से अलग हो जाए। अब भारती ये सुन के उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि अब से वो एनजीओ की परमानेंट पार्टनर रहेगी, पर अगर किसी को निकलना है तो सरन गोपानी खुद निकल सकता है। ये सुनकर सरन गोपानी समझ जाता है कि भारती धीरे धीरे पूरे एनजीओ को कंट्रोल में ले चुकी है। दूसरी तरफ नायडू को लोग इलीगल माल भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं और सीआई वर्मा को इस ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो शिपमेंट रोकना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो माल किस रूट से जाएगा। अब नायडू के लोग पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अलग प्लान चल देते हैं और असली कंसाइनमेंट आराम से निकल जाता है। इधर नायडू के आदमी पेदन्ना को बुलाने के लिए आते हैं और उसे समझाया जाता है कि वो उनका आदमी बन के ही काम करे। पेदन्ना सोचता है कि अगर वो उनके लिए काम करेगा तो वो काउंसलर बन जाएगा और गांव के लिए वो बहुत कुछ कर सकेगा, इसीलिए वो इस डील को मान जाता है। इधर भारती अपने लॉयर के साथ सीआई वर्मा से मिलने के लिए जाती है और वो एक नया स्टेटमेंट देती है। वो कहती है कि आदित्य का मर्डर सूरी ने नहीं बल्कि उसके छोटे भाई राजू ने किया था और राजू होश में आने के बाद सब कुछ कन्फेस कर चुका है, इसलिए सूरी को रिहा कर देना चाहिए और राजू को उसकी जगह भेज देना चाहिए। अब सीआई वर्मा समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ा प्लान होगा, लेकिन कानूनी तौर पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो राजू को जेल भेज देता है और सूरी को रिलीज करवा देता है। अब जेल से बाहर आते ही सूरी सीधा पेदन्ना के घर पहुंचकर हंगामा करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की हालत ऐसी हुई थी। पेदन्ना भी लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन सूरी के लोग बीच में आ जाते हैं और सिचुएशन के बिगड़ने से पहले उसे वहां से ले जाते हैं। इधर नायडू, कुट्टाया और शेखर मिलकर खाना खा रहे होते हैं और तब नायडू कहता है कि पेदन्ना को काउंसलर का टिकट दे देना चाहिए। नायडू के जाने के बाद शेखर गुस्से में कहता है कि उसने पहले किसी और को टिकट देने का प्रॉमिस किया था और अब वो डिसीजन बदल रहा है। दरअसल उसने शेखर को ही कहा था कि वो उसे टिकट देगा, लेकिन अब वो पेदन्ना को वो टिकट दे रहा था। इधर भारती सूरी को बहुत डांटती है क्योंकि वो बिना सोचे समझे पेदन्ना से लड़ने चला गया था। सूरी अपने भाई की हालत देखकर बहुत ही इमोशनल हो गया था, लेकिन भारती उससे कहती है कि इस प्रॉब्लम को फोर्स से नहीं बल्कि प्लानिंग से हैंडल करना चाहिए। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो कुट्टाया दूर से उनको साथ देख लेता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इधर जो माल शिप किया गया था वो पहुंच गया था और सामने वाली पार्टी पूरा पेमेंट भेज देती है। इतना पैसा देखकर नायडू और कुट्टाया दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नायडू खुश होकर कहता है कि इसके आगे पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल कुट्टाया ही संभालेगा, लेकिन कुट्टाया बहुत वफादारी दिखाते हुए मना कर देता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ अपना हिस्सा मिल जाए वही काफी है। अभी सुनकर नायडू खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है और रात को वो अपने घर में ही उसे रोक लेता है। रात को जब कुट्टाया सोने जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात भारती से होती है। वो भारती को वार्निंग देता है कि उसे सब पता है कि वो सूरी के पीछे घूम रही है और अगर नायडू को ये बात पता चल गई तो बाद में बहुत ही हंगामा होगा। उस रात कुट्टाया जब सो रहा होता है तब कोई उसे कमरे में आता है और तकिए से उसका गला दबा देता है। जब चेहरा दिखाया जाता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा शेखर है। अब शेखर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाप का गला घोटकर उसे मार देता है और 6th एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 7th एपिसोड की शुरुआत में शेखर ने अपने पिता को मार दिया था और जब उसकी लाश देखी जाती है तो लोगों को लगता है कि बुढ़ापे की वजह से उसकी नेचुरल डेथ हुई होगी। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां बताया जाता है कि आखिर ये मर्डर क्यों हुआ। दरअसल कुट्टाया ने भारती को वार्निंग दी थी कि अगर उसने सूरी से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो नायडू को सब कुछ बता देगा और उसके बाद भारती सीधा शेखर के पास गई थी और उसके साथ प्यार का नाटक करने लगी थी। उसने शेखर को भरोसा दिलाया कि अगर उसके साथ रहना है तो सबसे पहले उसे अपने बाप को मारना होगा और शेखर ने भारती के झूठे प्यार को सच्चा समझ लिया, इसीलिए उसने अपने बाप को ही मार डाला। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पेदन्ना की वाइफ उससे नाराज होकर मायके चली गई थी और पेदन्ना उसे वापस लाने के लिए आता है और बताता है कि उसे काउंसलर का टिकट मिलने वाला है। वो वादा करता है कि अब बेकार के झगड़ों से वो दूर रहेगा और काउंसलर बनके वो बहुत सारे लोगों की मदद करेगा। ये सुनकर उसकी वाइफ मान जाती है और वापस चल पड़ती है। उसके बाद नायडू शेखर से मिलता है और कहता है कि उसका बाप जिंदगी भर उसके लिए वफादारी से काम करता रहा, इसीलिए उसने उसे इतनी इज्जत और ताकत दी, लेकिन अब वो बदले में शेखर को एमएलए बनाना चाहता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि शेखर जिंदगी भर उससे वफादारी करेगा। अब शेखर बिना कुछ सोचे समझे तुरंत नायडू के पैर छू लेता है और उसे वफादारी की कसम खा लेता है। अब दूर खड़ी भारती ये सब देख लेती है और हैरान हो जाती है कि शेखर इतनी जल्दी नायडू के सामने झुक कैसे गया। अपने बाप के अंतिम संस्कार के बाद
शेखर को भारती ये समझाती है कि उसके पिता पर वो किसी भी तरह का भरोसा मत करे, क्योंकि वो हमेशा लोगों का फायदा उठाता है और उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन शेखर उससे कहता है कि उसे एमएलए बनना है, इसीलिए उसके फादर के साथ रहना जरूरी है। इसके बाद वो भारती से पूछता है कि अगर जरूरत पड़ी तो क्या वो नायडू को मार दे, तो भारती उसे मना कर देती है और कहती है कि नायडू को खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी दादी ने कहा था कि अगर नायडू को ऐसे सीधा मार दिया गया तो उसके सारे दुश्मन भारती के पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। अब भारती वही बात सूरी को याद दिलाती है और कहती है कि जो प्लान बताएगी वैसा ही उसे करना होगा, और सूरी भी उसकी बात मान लेता है। इसी बीच सूरी सीधा एमएलए के पास जाता है और कहता है कि तमिलनाडु में ट्रक भेजने में वो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में उसे कमीशन चाहिए। एमएलए उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि वो कमीशन नहीं देगा, तो सूरी भी उसे वार्निंग देता है कि पैसा नहीं मिला तो शिपमेंट नहीं हो पाएगी। अब आखिर में काउंसलर का टिकट ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है और पेदन्ना अपनी वाइफ और अपने भाई के साथ पूरी उम्मीद लेकर फंक्शन में पहुंचता है। लेकिन जब नाम अनाउंस होता है तो उसका नाम नहीं लिया जाता, उसकी जगह उसी आदमी को टिकट दे दिया जाता है जिसका नाम पहले डिसाइड हुआ था। अब वो आदमी पेदन्ना का मजाक उड़ाता है और वहां से चला जाता है, और पेदन्ना, उसकी वाइफ और उसका भाई टूट जाते हैं। गुस्से में पेदन्ना शराब पीना शुरू कर देता है और नायडू को याद करता है कि उसने झूठा वादा किया था। अब रात को नशे की हालत में सीधा वो नायडू के घर पहुंच जाता है, और असल में टिकट कैंसिल करने के पीछे शेखर का हाथ होता है, क्योंकि वो अपने पसंद के आदमी को टिकट दिलवाना चाहता था। लेकिन पेदन्ना को ये सच पता नहीं होता और वो पूरा दोष नायडू को देने लगता है। अब गुस्से में वो नायडू को बहुत ही भला बुरा कहता है और धमकी देता है कि वो उससे बदला जरूर लेगा। अब घर के अंदर खड़ी भारती पूरा तमाशा देख रही होती है और भारती चुपचाप पेदन्ना को नायडू के घर पर हंगामा करते। अब इसी इंसिडेंट के बाद नायडू के लोग पेदन्ना से बदला लेने का प्लान बना लेते हैं और रात के अंधेरे में वो उसके घर में आग लगा देते हैं। उसी वक्त अम्मा जी घर के अंदर फंस जाती है और बाहर खड़ा उसका छोटा भाई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सर पे जोर से वार कर दिया जाता है और अम्मा जी मुश्किल से जलते हुए घर से बाहर निकल के आती है, लेकिन उसको खून से लथपथ देखकर वो बहुत ज्यादा टूट जाती है। इधर नायडू दूसरी बार तमिलनाडु इलीगल माल भेजने की प्लानिंग करता है और इस बार वो सबको स्ट्रिक्टली बोल देता है कि पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो ट्रक्स को भेजता है तो सीआई वर्मा उसके ट्रक्स को पकड़ लेता है। इधर अगली सुबह पेदन्ना जब घर लौटता है तो वो देखता है कि उसका भाई मर चुका है और उसकी वाइफ उसे बताती है कि इन सबका जिम्मेदार वो खुद है। पेदन्ना ये सुन के समझ जाता है कि इस हमले के पीछे जरूर नायडू का हाथ है और वो उससे बदला लेने की कसम ले लेता है। इधर नायडू बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि उसके ट्रक्स पकड़े जा चुके थे और वो एमएलए को डांटता है और कहता है कि उसकी लापरवाही की वजह से उसका नुकसान हो गया। तब एमएलए उसे सच बताता है कि कुछ दिन पहले सूरी उसके पास डील करने के लिए आया था और तब उसे समझ में आया था कि उसके पीछे भारती का दिमाग है। वो नायडू को यह भी बताता है कि भारती और सूरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए सबसे पहले उन दोनों को ही कंट्रोल करो। अभी सुनकर नायडू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और गुस्से में वो एमएलए को चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। उसे शक होने लगता है कि कहीं सच में उसकी बेटी उसके खिलाफ तो नहीं हो रही। उसके बाद नायडू का एक आदमी उसके सामने गिर जाता है और कहता है कि वो भी उसे धोखा देना चाहता था। नायडू उससे पूछता है कि किसके कहने पर उसने ये सब किया, तो वो उस आदमी का नाम उसे बताता है, लेकिन हमको वो नाम नहीं सुनाया जाता। इधर गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा होता है, पर पहले भी नायडू इस तरह के फेस्टिवल के दौरान चिन्ना नाम के बंदे को मार चुका था। अब एक और फेस्टिवल में शेखर और उसके लोग नायडू का इंतजार कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ भारती पूरी श्रद्धा के साथ फेस्टिवल के रिचुअल्स करती है। जब नायडू फेस्टिवल की तरफ जा रहा होता है तो अचानक पेदन्ना उस पर हमला कर देता है और सीधा उसके पेट में चाकू घोंप देता है। अब नायडू सोचने लगता है कि आखिर उसने उस पर हमला क्यों किया और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। अब इस लड़ाई में दोनों जख्मी हो जाते हैं और वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जब नायडू के लोग उसे ढूंढने के लिए आते हैं तब पता चलता है कि नायडू मर चुका है और फेस्टिवल में एक खबर फैलते ही अफरा तफड़ी मच जाती है। इसी दौरान तमिलनाडु वाले लोग भी गुस्से में हो जाते हैं क्योंकि उनका माल अभी तक नहीं पहुंचा था। अब अगली सुबह नायडू की डेड बॉडी उसके घर ले जाई जाती है, लेकिन उन्हें पेडन्ना की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती, सिर्फ उसके खून के धब्बे होते हैं। अब सब लोग मान लेते हैं कि पेडन्ना भी मर गया होगा और उसकी बॉडी कोई उठा कर ले गया होगा। अब अम्मा जी सोचती है कि शायद उसका पति मर गया है, इसीलिए वो रोने लगती है। अब नायडू के अंतिम संस्कार के दौरान शेखर सबसे ज्यादा खुश नजर आता है और नायडू ने मरने से पहले उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, इसीलिए शेखर सोचता है कि अब पूरी कुर्सी उसकी हो जाएगी। वो धीरे धीरे नायडू के आदमियों को अपनी तरफ करना शुरू कर देता है और काफी लोग उसे सपोर्ट भी करने लगते हैं। इसी बीच तमिलनाडु के पार्टनर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और पहले वो इस बात से नाराज होते हैं कि माल टाइम पर क्यों नहीं पहुंचा, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि लास्ट मोमेंट पर शिपमेंट सक्सेसफुली डिलीवर हो गया था। जब वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ
तब उन्हें पता चलता है कि भारती ने खुद प्लानिंग करके लास्ट में पूरा माल सप्लाई कर दिया था। अब ये सुनकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आगे का बिजनेस भारती के साथ ही करेंगे, लेकिन शेखर के सपोर्टर इसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि एक आदमी को छोड़कर वो किसी औरत को लीडर कैसे बना सकते हैं। तभी तमिलनाडु से आए लोग सबके सामने पूछते हैं कि भारती को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं और शेखर को सपोर्ट करने वाले कितने। हैरानी की बात यह होती है कि गांव के लगभग सारी औरतें भारती के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं, और सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि बहुत सारे मर्द भी उसके सपोर्ट में खड़े थे। तब हमें समझ में आता है कि भारती इतने दिनों से लोगों की मदद क्यों कर रही थी। उसने बहुत सारे सोशल वर्क किए थे जिसकी वजह से लोग उसके साथ खड़े हो गए थे, यानी कि जो कुछ भी हुआ था वो सारी प्लानिंग भारती की ही थी। अब भारती के सारे छुपे हुए राज रिवील होते हैं। जो बच्चे ब्लास्ट में घायल हुए थे उस इंसिडेंट के पीछे भी भारती का ही हाथ था। उसी ने गांव वालों को भड़काकर वो सब करवाया था। पेदन्ना के घर में आग लगवाना और उसके छोटे भाई को मरवाना भी भारती का ही प्लान था, और ये काम उसने सूरी से करवाया था। लेकिन पूरी प्लानिंग ऐसी थी कि पेदन्ना को लगे कि नायडू ने ये करवाया है। भारती जानती थी कि पेदन्ना बहुत ताकतवर फाइटर है, इसीलिए उसने चाल चलकर पेदन्ना और नायडू को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया ताकि दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें। आखिरकार उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है और नायडू भी मर गया था और उसकी जगह भारती अब उस कुर्सी पर बैठ गई थी। उसके बाद हमें फर्स्ट एपिसोड का वो सीन दिखाया जाता है जहां पर भारती मुस्कुरा कर उस लाश की तरफ देख रही थी, और दरअसल वो किसी और का अंतिम संस्कार नहीं बल्कि वो अपने पिता का ही अंतिम संस्कार कर रही थी, क्योंकि उसकी प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हुआ था। इसके बाद भारती का लॉयर पेदन्ना की वाइफ से मिलता है और कहता है कि अब उन्हें भारती के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पर पेदन्ना की वाइफ ही समझ नहीं पाती कि भारती अचानक उन्हें अपने तरफ क्यों बुला रही है। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। सीआई वर्मा चुपचाप एक सीक्रेट जगह पर जाता है और पेदन्ना वहां पर जिंदा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नायडू और पेदन्ना की लड़ाई के बीच नायडू वहीं पर मर गया था, लेकिन पेदन्ना अभी भी जिंदा था और सीआई वर्मा ने उसे चुपके से वहां से उठा लिया था और उसकी ट्रीटमेंट करवाया और उसकी जान बचा ली। अब होश में आने के बाद पेदन्ना को सीआई वर्मा सारी सच्चाई बता देता है कि जो भी उसके साथ हुआ है, उसके भाई का मरना या उसके घर में आग लगाना, वो सब नायडू ने नहीं करवाया था बल्कि उसकी बेटी भारती ने करवाया था। अब ये सच सुनकर पेदन्ना को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उसको भारती से नफरत हो जाती है। इसी वक्त सीआई वर्मा के बारे में एक और ट्विस्ट रिवील होता है। पता चलता है कि वो हर साल चिन्ना नाम के बंदे का श्राद्ध करता है, मतलब वही चिन्ना जिसको सीरीज के स्टार्टिंग में नायडू ने मार दिया था। और असल में सीआई वर्मा कोई और नहीं बल्कि चिन्ना का ही बेटा है और वो शुरू से ही नायडू से बदला लेने के लिए इस गांव में आया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे समझ में आ गया था कि नायडू से भी ज्यादा खतरनाक उसकी चालाक बेटी भारती है, इसलिए अब सबकी टारगेट भारती बन जाती है। इधर भारती अपने बाप की कुर्सी पर बैठकर पूरी ताकत हासिल कर लेती है, लेकिन उसके खिलाफ अब तीन बहुत बड़े दुश्मन खड़े हो चुके थे। शेखर जो कि उससे नफरत करता था, पेदन्ना जो कि सारे साथ जान चुका था, और सीआई वर्मा जो कि अपने बाप का बदला लेना चाहता था। इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी विशाखापट्टनम सीजन 1 की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।